हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन वसेटिया अब आपको बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा और इंडियन हिस्ट्री को का नया पार्ट स्टार्ट करने में जा रहा हूं। और इंडियन हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत को मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको। और यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल कंप्लीट कोर्स होगा और उसमें आपको प्रत्येक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। और अब मैं आपको हिस्ट्री को इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में वो बनी रहे। जैसे कि आप कोई पिक्चर देखते हैं तो आप उस पर इतना ध्यान देते हैं कि वो आपके माइंड में बैठ जाती है और कभी भी आपसे पूछे तो आप फटाक से उस पिक्चर को बता देते हैं। तो इसी प्रकार मैं स्टोरी रूप में यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा, जिससे आप उसे कभी नहीं भूलें। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ आज इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको सबसे पहले मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाऊँगा, मिडिवल इंडिया के बारे में। और मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलो तो आप देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत, जिसका जो सन है, इसकी सन ईसवी सन है वो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। और मैं ईस्वी को एडी लिखूंगा इंग्लिश में। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का ये कार्यकाल है। इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको एक बात तो पता ही होगी कि इसका सबसे पहला शासक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुतुबुद्दीन, उससे पहले कुतुबुद्दीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया कहाँ से था, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पता होगा। उसके बाद मैं इसी प्रकार कल भी क्लास लूंगा, रोज क्लास लूंगा इसी प्रकार। ओके, तो मैं पहले बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में जिन वंशों ने राज किया था उन वंशों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, आपको भी अपनी कॉपी में उनको लिख लेना है। तो पहला वंश था हमारा गुलाम वंश। और इसका शासन था दिल्ली पर 1206 से 1290 ईडी तक। ओके, उसके बाद आया दूसरा वंश जिसका नाम था खिलजी वंश। और इसका कार्यकाल था, समय था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। इसके बाद तीसरा वंश आया, उसका नाम था तुगलक वंश। इसका जो समय था वो था 1320 ईस्वी से 1414 एडी। उसके बाद चौथा वंश आया, उसका नाम था, चतुर्थ वंश का नाम था सैयद वंश। और सैयद वंश का जो कार्यकाल है वो है 1414 से 1526 ईस्वी, 1451 ईस्वी एडी। उसके बाद जो हमारा आखिरी वंश है उसका नाम है लोधी वंश के बाद ही दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का क्या हो गया था, साम्राज्य हो गया था। उसके बाद ही मुगल आए थे। तो पांचवा वंश है हमारा लोधी वंश। और इसका जो समय है वो है 1451 से 1526
एडी। ये है हमारे दिल्ली सल्तनत पर जो फर्स्ट बार इन 5 वंशों ने क्या किया था, साम्राज्य किया था। उसके बाद हमारे कौन आए थे, मुगल बादशाह आए थे। मुगल काल स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ओके, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिख लें। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला जो आक्रमण था गुलाम वंश में शासन था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया था, इसके बाद की पूरी स्टोरी को मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। आप इनको लिख लें अपनी कॉपी में। ओके, तो भाई क्या हुआ था कि हमारी 636 ईस्वी में, 636 एडी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को पढ़ना। 636 ईस्वी। मैं वैसे ईस्वी के बारे में आपको बता देता हूँ कि ईस्वी हम क्यों कर लिखते हैं इसे, कि 600 ईस्वी में हमारे कौन हुए थे, ईसा मसीह हुए थे। उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो उनके जन्म से पहले के समय को तो कहा जाता है ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद के समय को ईसवी सन कहा जाता है। ओके, तो 636 ईस्वी में क्या होते थे भाई, खलीफा होते थे। खलीफा ये एक पद का नाम है। खलीफा किसी साम्राज्य के जो सबसे ऊपर जो कैंडिडेट होता है उसका नाम होता है खलीफा। मतलब एक रूलर, राजा से भी ऊपर होता है, उसका नाम होता है खलीफा। जैसे किसी धर्म के खलीफा होते हैं, इसी प्रकार ईसाई धर्म के क्या होते थे, खलीफा। और उस ईसाई धर्म के खलीफा में पहले खलीफा थे, उनका नाम था उमर खलीफा। उमर उमर खलीफा। और ये उमर खलीफा क्या थे, धार्मिक प्रमुख भी थे राजा के लिए। धार्मिक प्रमुख, और क्या थे, राजनीतिक प्रमुख भी थे। राजनीतिक प्रमुख। और राजनीतिक प्रमुख होने के कारण इन्होंने अपना क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार करना चाहा, या अपना साम्राज्य विस्तार किया। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भारत का जो इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर सब 636 ईस्वी में कौन हुए थे, खलीफा हुए थे। जिनको जो प्रथम खलीफा थे उनका नाम था उमर खलीफा। ये धार्मिक प्रमुख भी थे और राजनीतिक प्रमुख भी थे। और राजनीतिक प्रमुख होने के कारण इन्होंने अपना क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। इनके बाद आते हैं हमारे सेकंड खलीफा, जिनका नाम था वाजिद अली। उनका नाम आपने वैसे सुना होगा। तो देखते हैं आगे, साथ साथ कॉपी कर लेना। 711 ईस्वी में, 711 ईडी, 711 ईस्वी में। और हमारे सेकंड खलीफा थे जिनका नाम था खलीफा थे, उनका नाम था वाजिद अली। वाजिद अली। और ये वाजिद अली कहाँ के खलीफा थे, ईरान के खलीफा थे। ईरान के, ईरान के क्या थे, खलीफा थे। और उस वक्त ईरान के जो शासक थे, शासक मतलब रूलर जिनके रूलर थे उस वक्त, उनका नाम था मंसूर हजाज। मंसूर हजाज। ओके, 711 ईस्वी में जो सेकंड खलीफा है उनका नाम था वाजिद अली। और वाजिद अली ईरान के खलीफा थे, और उस वक्त ईरान के जो रूलर थे, शासक थे, उनका नाम था मंसूर हजाज। तो श्रीलंका के एक राजा हुए थे, श्रीलंका, जो कि भारत के निचले हिस्से में है। श्रीलंका के जो रूलर थे, मैं रूलर का नाम नहीं बताऊंगा आपको, बस आपको यही ध्यान रखना है कि श्रीलंका के क्या थे, एक रूलर थे, राजा थे। इनके द्वारा
और इस वाजिद अली को क्या भेजा गया था? उपहार भेजा गया था, उपहार या भेंट भेजी गई थी भाई। और जो ये भेंट श्रीलंका के रूलर के जो सैनिक इस उपहार को लेकर जा रहे थे, जिस रास्ते से जा रहे थे, और ये रास्ता पड़ता था दाहिर, दाहिर शासक था ये, इस स्थान का नाम था देवल। और जो ये देवल था ये दाहिर के क्या साम्राज्य में आता था भाई? किसके साम्राज्य में आता था? ये दाहिर, दाहिर के साम्राज्य में आता था देवल। और देवल में कुछ क्या रहते थे? लुटेरे रहते थे, लुटेरे। इन लुटेरों द्वारा इस उपहार को क्या कर लिया गया भाई? लूट लिया गया। अब भाई इस उपहार को इन लुटेरों द्वारा लूट लिया गया, तो भाई ये श्रीलंका के जो रूलर हैं इन मंसूर हजाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस उपहार को ढुंढवाया जाए, क्या हुआ है इसके साथ। तो भाई मंसूर हजाज क्या करते हैं? मंसूर हजाज और दाहिर को संदेश भेजते हैं कि आपके देवल, आपके साम्राज्य में स्थित देवल में कुछ लुटेरों द्वारा श्रीलंका के राजा द्वारा भेजे गए उपहार को लूट लिया गया है, जो कि वाजिद अली के पास उन्होंने भेजा था। तो दाहिर भाई इनकी बात पर क्या नहीं देता है? ध्यान नहीं देता है, मतलब इनकी बात को नेगलेक्ट कर देता है, इनकी बात को दाहिर ध्यान नहीं देता है मंसूर हजाज की को। तो इस बात पर मंसूर हजाज को क्या आता है? गुस्सा आता है, आएगा ही, स्वाभाविक है, नहीं मानेंगे तो मंसूर हजाज क्या करता है कि 712 ईस्वी में, 712 AD में, और एक 17 वर्ष का बालक था जिसका नाम आपने सुना ही होगा, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और ये इस मोहम्मद बिन कासिम को मंसूर हजाज ने सेनापति बनाकर भेजा, सेनापति। और किस लिए भेजा? दाहिर पर युद्ध करने के लिए भेजा। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम युद्ध करने के लिए और देवल पहुंचा दाहिर के पास, तो देवल में दाहिर का क्या रहता था? भतीजा रहता था, भतीजा। और इस भतीजे के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? युद्ध किया। और इसमें क्या हुई? मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई और भतीजे को क्या करा दिया? यहाँ पर पराजय कर दिया, दाहिर के भतीजे को। और भतीजे को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुंचा? रावर पहुंचा, रावर। और रावर में दाहिर का कौन रहता था? पुत्र, जिसका नाम था निरुन। इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने पुनः युद्ध किया और फिर से इसमें निरुन की क्या हुई? पराजय हुई और मोहम्मद बिन कासिम की क्या हुई? जीत। मोहम्मद बिन कासिम की क्या हुई? जीत हुई और निरुन की क्या हुई? हार। ओके। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों पर युद्ध करने के बाद दाहिर पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम अब सीधा यहाँ से रावर से और किसके पास जाता है? दाहिर के पास जाता है। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। तो दाहिर इस युद्ध में आता है और दाहिर हाथी पर बैठ कर आता है इस युद्ध में, युद्ध लड़ने के लिए। किसके साथ? मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो दाहिर हाथी पर आता है, तभी इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं कि तीर चलाते हैं। किस पर? हाथी पर तीर चला देते हैं, जिससे हाथी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है और दाहिर जी क्या होते हैं? हाथी से गिर जाते हैं। हाथी पर मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? तीर चलाता है। इस प्रकार से कर लो, क्या चलाता है? तीर चलाता है, जिससे हाथी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है और दाहिर नीचे गिर जाता है। और हाथी पागल होता है तो वो सेना में इधर उधर दौड़ने लगता है, जिससे क्या दाहिर के सैनिक क्या समझते हैं कि दाहिर की क्या हो गई है? मृत्यु। वहां पर दाहिर घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है और उसके सैनिक उनकी मृत्यु का अनुमान लगाकर वहां से भी लौट जाते हैं और इसमें दाहिर की क्या होती है? हार होती है और मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है? जीत जाता है। देखो 17 वर्ष का लड़का था ये, 17 वर्ष का, और इसने दाहिर के भतीजे को हरा दिया, उसके पुत्र निरुन को हरा दिया और उसके बाद स्वयं दाहिर को भी हरा दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि दाहिर की दो पुत्रियां थी, दो
पुत्रियां, और इन पुत्रियों को दाहिर वाजिद अली को क्या करता है, भेंट करने जाता है वाजिद अली के लिए, इन दोनों पुत्रियों को लेकर। तो इन दोनों पुत्रियों ने भाई क्या सोचा, अपने पिता की जो पराजय का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दिमाग लगाया क्योंकि इंटेलिजेंट लड़की थी, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मोहम्मद बिन कासिम को सजा दिलाई जाए। तो इन्होंने वाजिद अली के पास जाकर क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस बात से मोहम्मद बिन कासिम वाजिद अली क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम की क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम की हत्या इतनी दर्दनाक होती है ना, किस प्रकार हत्या कराते हैं कि उसकी शुगर की खाल में उसका दम घोटकर उसकी हत्या करवा दी जाती है। अब सोचो, मोहम्मद बिन कासिम ने उसके भतीजों को हराया, पुत्र को हराया, स्वयं दाहिर को हराया, फिर भी इतनी दर्दनाक मौत। तो भाई दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप भी भरोसा ना करें दुनिया पे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद दोनों पुत्रियां वाजिद अली को क्या कह देती हैं, सत्य बता देती हैं और कहती हैं कि हमने तो झूठ बोला था, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। तो इससे दोबारा वाजिद अली क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और दोनों पुत्रियों को मरवा देते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इनकी क्या करवा दी जाती है, वाजिद अली के द्वारा हत्या। ओके, अब इसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ तक तो इनकी बात हो जाती है खत्म। उसके बाद हम चलते हैं, हम तुर्क साम्राज्य में क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया ही होगा। ओके, भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके। अब क्या होता है कि तुर्क साम्राज्य तुर्क साम्राज्य का भाई एक गुलाम था। तुर्क साम्राज्य का कौन था, एक गुलाम था, स्लेव था, स्लेव इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। गुलाम था जिसका नाम था अलफ्तगीन। क्या नाम था, अलफ्तगीन। और इस अलफ्तगीन का भी एक गुलाम था, अलफ्तगीन का भी क्या था, एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। तुर्क साम्राज्य का एक गुलाम था जिसका नाम था अलफ्तगीन, और अलफ्तगीन का भी एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ये दोनों क्या सोचते हैं, कहीं पर भ्रमण करने की सोचते हैं, मॉर्निंग वॉक पर नहीं, सॉरी, ये लॉन्ग वॉक पर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर। तो लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए कौन सी जगह जाते हैं, अफगानिस्तान। ये कहाँ जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान भ्रमण के लिए जाते हैं ये दोनों। उस वक्त अफगानिस्तान का कोई भी शासक नहीं था, मतलब अफगानिस्तान पर किसी का भी शासन नहीं था। तो अलफ्तगीन ने क्या सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान में तुर्क साम्राज्य का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। तो इसने यहाँ पर अलफ्तगीन ने अफगानिस्तान में क्या किया, तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया। तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, अलफ्तगीन ने तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया और इसने अफगानिस्तान पर 962 ईस्वी से 963 ईस्वी तक क्या किया, साम्राज्य किया। किस पर किया, अफगानिस्तान पर। उसके बाद अलफ्तगीन ने अपनी जो सुबुक्तगीन अपना जो उसका क्या था, गुलाम था,
सवुक्तगीन के साथ इसकी पुत्री थी अलब्तगीन की, उसका क्या करवा दिया, विवाह, विवाह करवा दिया। किसका करा दिया, सवुक्तगीन का, किसके साथ, उसकी पुत्री के साथ। और ये क्या बन गया, इसका दामाद बन गया, दामाद। तो अलब्तगीन ने तुर्क साम्राज्य पर क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया अफगानिस्तान में, और 962 ईस्वी से 963 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। अलब्तगीन ने की एक पुत्र थी, उस पुत्री का विवाह इसने किसके साथ करा दिया, अपने गुलाम सवुक्तगीन के साथ करा दिया, जिससे सवुक्तगीन इसका क्या बन गया, दामाद बन गया। तो अब इसके बाद कौन बनेगा इसका शासक अफगानिस्तान का, सवुक्तगीन, नॉर्मली है। तो सवुक्तगीन इसका क्या बनता है, शासक बनता है, और सवुक्तगीन बनता है इसका शासक, रूलर। और यह 963 ईस्वी से 977 ईस्वी तक अफगानिस्तान पर क्या करता है, शासन करता है। कौन करता है, सवुक्तगीन करता है। ओके, 963 ईस्वी से 977 ईस्वी तक। सवुक्तगीन का एक क्या था, पुत्र था, जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद, ये भी नाम आपने सुना होगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था इसके पुत्र का नाम। तो सवुक्तगीन ने क्या सोचा, क्यों ना अब और साम्राज्य का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। तो सवुक्तगीन ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या किया, कश्मीर पर क्या किया, आक्रमण किया था। कश्मीर पर इसने क्या किया भाई, अटैक किया कश्मीर पर। उस वक्त कश्मीर का शासक कौन था, जयपाल। और ये आक्रमण कब किया था इसने, 977 ईस्वी में। और इसमें सवुक्तगीन की क्या होती है, जीत होती है, और जयपाल क्या जात, ये इसकी क्या होती है, हार होती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला तुर्की आक्रमणकारी कौन था। मतलब भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला तुर्की आक्रमणकारी कौन था। तो उसका आपका आंसर होगा सवुक्तगीन। सवुक्तगीन ही तुर्की आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण इसने किया, सवुक्तगीन ने क्या किया भाई, ये था प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण, प्रथम अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट अटैक। फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद इसके पुत्र महमूद गजनवी ने, इसकी क्या हो जाती है, 977 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इसके इस युद्ध को जीतने के बाद। उसके बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान बनने के लिए, इसका पुत्र था, सुल्तान बनने के लिए क्या किया, 17 बार आक्रमण किया भाई इंडिया पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक कॉपी कर लिया होगा। अब कौन आता है भाई, महमूद गजनवी आता है, महमूद गजनवी। और ये कौन था, सवुक्तगीन का पुत्र था। और इसने साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत पर, साम्राज्य विस्तार करने के लिए और सुल्तान बनने के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। किस लिए किया, सुल्तान बनने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। और आपको एक बात तो पता ही होगी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। अब इसका क्या कारण क्या था, महमूद गजनवी ने मुख्य प्रमुख कारण क्या था, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो इसके दो प्रमुख कारण थे, दो कारण थे भाई।
दो कारण किसके? अटैक के। भारत पर अटैक के दो कारण थे। पहला कारण था भारत में उस वक्त क्या थी? धन संपदा, अपार धन संपदा थी। इसीलिए पहले भारत को क्या कहा जाता? सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो पहला कारण हुआ धन संपदा। धन संपदा। और जो हमारे सेकंड कारण था उसके बारे में बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आपको, जो मैंने आपको खलीफा के बारे में बताया था, उन्होंने जो ये शासक आए थे, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया इनके बारे में, ये भारत, इनका एक प्रमुख कारण ये था कि ये ईसाई धर्म के क्या थे? प्रचारक थे। मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे साम्राज्य विस्तार करके। तो इसका भी एक दूसरा कारण प्रमुख क्या बनता है? ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार, ये दो कारण थे प्रमुख भारत पर आक्रमण करने के। और इसने कितनी बार आक्रमण किया भारत पर? 17 बार आक्रमण किया। ओके, कॉपी कर लेने से। अब मैं आपको कल पहला प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया प्रथम कारण बताऊंगा। प्रथम कारण है, प्रथम अटैक बताऊंगा, प्रथम आक्रमण बताऊंगा। और ये जो प्रथम आक्रमण किया था इसने, वो किया था 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया भाई, प्रथम आक्रमण। इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आ रही